जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। सो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नीलम दांगी एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मैथ की एक मैराथन क्लास लूंगी, उसमें हम एक एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस करेंगे। किस चैप्टर से आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, हम वे इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ हम ट्रिक से भी इनको क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी यही करना है। अगर आपकी आपकी किसी की अभी तक मैथ की तैयारी नहीं हुई है तो आपको यही करना है कि मैथ को वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक कॉन्सेप्ट को नोट करना है। उससे इससे आपको क्या होगा कि आपको बेस पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जो ये पेपर होता है 25 नंबर का पेपर होता है और 1 घंटे का इसमें समय होता है। अगर आपके 12 में से एक भी नंबर कम होता है, 12 में से अगर आपका एक भी नंबर कम होता है तो आपका पेपर बैक चला जाता है और आपको बैक का रिजल्ट पता होगा कि आपके ये सेमेस्टर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बैक तो बिल्कुल भी नहीं लानी है अपनी। उसके लिए क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझना है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप इतना भी, जितना आपको यहाँ पर बताया जाएगा, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो भी आपका पेपर बैक नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो आपको कंफ्यूज करने वाली है, जैसे चर पद, अचर पद, बहुपद, है ना, एक पद, सजातीय समीकरण और संवर्ग और विवरण नियम। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको बिल्कुल ही ये बेसिक है और आपको इनकी नॉलेज नहीं है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे लघुत्तम समापवर्तक क्या होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्या का मैसा जो निकालते हैं हम, लेसन निकालते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें बोला गया है, वर्डों पे फोकस कीजिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। किस प्रकार, ठीक है, देखते हैं किस प्रकार। जैसे 2, 4 और 8 है। और एक बात और दोस्तों, जब मैंने आपको प्रीवियस पेपर सोल्व करवाया था 2016 का, तो मैंने वहां पे आपको एलसीएम बताया था 10, 65 और 91 का। ठीक है, ये मैंने आपको वहां पर ये एलसीएम बताया था और मैंने आपको यहाँ पर एक गलती की थी कि जब हम 2 से 1 कर रहे थे तो यहाँ पर मेरे से यहाँ पर ये बाई मिस्टेक 13 लिखा गया था, 2 से इसको डिवाइड करके। ठीक है, आप उसको सही कर लीजिए। ओके, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, बाय मिस्टेक हुआ था। ऑलराइट दोस्तों, तो देखिए, चलो अब इस पे आते हैं अपने पॉइंट पर कि जैसे 2, 4, 8 का जो ये होगा लैसा होगा, ये क्या होगा। ठीक है, तो इनका जो लैसा हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, यानी इससे हम डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो हम उस तरीके से इसको डेफिनेशन बना सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए इसका 32 भी, 16 भी हो जाएगा, 32 भी हो जाएगा, ठीक है, 32 भी हो जाएगा, 64 भी हो जाएगा, लेकिन हमें इन सभी में अधिक तो कितनी भी हो जाएगी, लेकिन इन सभी में सबसे छोटी संख्या लेनी है। 4 नहीं हो सकता इसका एलसीएम। ठीक है, सबसे छोटा 8 होगा, फिर 12, 16, 32 ऐसे हो जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, आपको समझ आया होगा। वह छोटी से छोटी संख्या, आपको ये लिख लेना है अपनी नोटबुक पे और इसको समझना भी है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 2 से भी विभाजित हो जाए, 4 से भी पूरी विभाजित हो जाए और 8 से भी पूरी विभाजित हो जाए। सो देखिए, ये आप ट्रिक भी समझ सकते हैं, इसको याद करने का तरीका भी समझ सकते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन भूल जाते हैं, आपके एग्जाम में आ जाता है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, समझाइए। ठीक है, उदाहरण भी दीजिए। तो अगर आपको याद नहीं रहता है, फिर यही करना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है ये भी जानते हैं। महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे हम पहले इसको समझ लेते हैं, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सॉरी मैथ्स है, महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी ये दो इसको सारी संख्याओं को विभाजित कर दे। यहाँ पर इसको काटा था, यहाँ पर 2 से इसको भाग देंगे हम, ठीक है। जैसे 2 से 2 कट जाएगा पूरा, 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा। तो आपको क्लियर हुई होगी ये बातें। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है कि लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। अभी तो हमने इनकी डेफिनेशन समझी कि कैसे लिखना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो जैसे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, गुणनफल विधि से और गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। इसके एक एक क्लास हमने विद कॉन्सेप्ट आपको बताई हुई है, समझाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी आपके पास टाइम है, आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा यहाँ पर बेस बता देती हूँ इनका कि इसमें से आएगा लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। जैसे 24, 32 और 28 इसका लेसन निकालना है, ठीक है। इनका मैसेज निकालना है। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इससे आगे देखिए लघुत्तम समापवर्तक का पता चला आपको, महत्तम समापवर्तक का पता चला। तो इसमें लिख भी देंगे हम, चलो लिख देते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या होगी से पूरी विभाजित हो, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ आया होगा। वह इसमें लघुत्तम समापवर्तक में क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या, और इसमें क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कोई संख्या, पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4 है, ठीक है, और उसका क्या है, उसका लेस है 6 है, ठीक है। तो मैसे निकालिए। तो इसमें उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या लेस है गुना मैसे। तो ये वाला इसमें फॉर्मूला हम लगा देंगे। और क्वेश्चन आएगा कि जैसे पहली संख्या दे दी 2, दूसरी संख्या दे दी 4, या कुछ भी हो सकते हैं, 10, 15, 100, 1000 कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 4, उनका लेसा दे दिया 6, ठीक है, लेसा दे दिया 4। तो मैसे निकाल लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से कर देंगे हम उसका 2 गुना 4/6 बराबर मैस है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें या तो फिर पहली संख्या पूछ लेगा, दूसरी संख्या दे देगा मैसे, और लेसे का गुणनफल दे देगा। तो इस टाइप के आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आपको समझ आया होगा आपको कैसे करना है। फिर एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि परिमेय संख्या का लेसन निकालिए। आपको भिन्नों संख्या दे देगा 2/4, 2/5 और 4/5, ठीक है, ऐसे दे देगा। और इसमें क्या बोलेगा कि इसका लेसन निकालना। तो इसका लेसन निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। परिमेय संख्या का लेसा होता है अंश का लेसन बटे हर का मैसे, ठीक है। अगर लेसा की बात की तो ऊपर लेसन निकालेंगे, अगर मैसे की बात की गई तो ऊपर मैसे निकालेंगे। आपको समझ आया होगा। तो देखिए जैसे इसमें करेंगे, इनका मैसे क्या हो जाएगा, इनका मैसे 5 हो जाएगा, और लेसे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4/5, तो इसका क्या आ जाएगा, लेसे आ जाएगा। इसी प्रकार मैसे में करना है, अंश का मैसे निकाल लेंगे और हर का लेसन निकाल लेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एक चैप्टर में ये सभी चीजें आएंगी। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि लेसा मैसा वाले चैप्टर से आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा। इससे बाहर आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है। ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
मैं इसको रख कर देती हूँ। अब देखते हैं, अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको साथ के साथ नोट भी करना है संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति में क्या होता है, कुछ याद रखने वाली बातें होगी, यहाँ पर आपको याद रखनी है और आपको नोट भी करना है इनको। ठीक है, तो क्या हो गया कि -7 का निरपेक्ष मान। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में या अति लघु में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि निरपेक्ष मान क्या होता है या निरपेक्ष मान को हम कैसे लिखे, तो आपको नोट भी करना है। जैसे -7 का निरपेक्ष मान क्या होगा, -7 का निरपेक्ष मान। ठीक है, निरपेक्ष मान, तो ये क्या हो जाएगा, आपको ऐसे इसको कर देना है। ठीक है, अगर इसको हटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर वही चीजें बताई जाएगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने। ठीक है, फालतू की कोई भी चीजें आपको नहीं बताई जाएगी, एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्क्स गेनिंग है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है कि किसी भी संख्या का तत्समक अवयव क्या होगा। ठीक है, अब तत्समक अवयव को जब मैंने आपको प्रीवियस पेपर कराया था, मॉडल पेपर सोल्व कराया था, तो ये आपको बहुत ही आसान तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कराया था। और अब हम यहाँ पर मैराथन क्लास ले रहे हैं तो एक एक बार हम इसका रिवीजन भी जरूर करेंगे। तो देखिए क्या होता है तत्समक अवयव, क्या होता है किसी भी संख्या का तत्समक अवयव, ये नोट कर लेना है आपको। तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और योज्य प्रतिलोम क्या होता है, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इनको एक्सप्लेन करती हूँ। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, आपको ये नोट करने हैं, फिर हम इसको बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे। और किसी भी संख्या, परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेगी कि जो आपको पहले से ही पता है और इजीली है, कुछ चीजें ऐसी होगी कि जो आपको नहीं पता है और आपके एग्जाम में आते हैं। आप ऐसा नहीं करोगे कि आपको आपने, हो सकता है आप वे नंबर प्राप्त कर सकते थे, ठीक है, आप उनको लापरवाही की वजह से आप 2 नंबर छोड़े आए हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, एक एक चीजों को आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा, क्या हो जाएगा, जैसे अंश बटा हर। ठीक है, इसका हो जाएगा उल्टा। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा इसका हर बटे अंश। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ये कैसे होता है, जैसे कोई भी संख्या दे दिया जाएगा कि इसका तत्समक अवयव क्या होगा। ठीक है, जैसे 9/4 है तो इसका तत्समक अवयव क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस 9/4। यानी अगर हम इन दोनों को करें, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 9/4 का तत्समक अवयव बताइए, योगात्मक तत्समक अवयव बताइए, तो क्या हो जाएगा, प्लस 9/4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। और ये मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करके बताया है कि ये कैसे आता है। जैसे ए हो गया, ठीक है, ये प्लस का है, इसमें से हमने ए घटा दिया, यही घटा दिया, तो ये क्या आ गया, ये 0 आ गया। तो योज्य तत्समक अवयव होता है, जो तत्समक अवयव 0 होता है, आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। और योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 9/4 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस 9/4। अगर यहाँ पर दे दिया जाए कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3। आशा करती हूँ आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है जैसे कोई संख्या दे दी गई 2/3। ठीक है, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, हम इसके उल्टे में इसकी गुना कर देंगे 3/2। ठीक है, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। यानी जो गुणात्मक अवयव होता है, गुणात्मक अवयव होता है, प्रतिलोम अवयव होता है, वो 1 होता है और ये क्या होता है
ये होता है तत्समक होता है 0। ठीक है, आपको क्लियर हुई होगी ये बातें। और आप यकीन मानिए इन ये जो टॉपिक है 4-5, ठीक है, जैसे तत्समक अवयव, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम, इनमें से आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बन जाता है, वस्तुनिष्ठ में बन जाता है, अतिलघु में बन जाता है। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि पूर्ववर्ती सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो आपको याद होगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अगर आपको पता है। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ, जिसने बताया वो अच्छी बात है। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी और सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 1। और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0 और सबसे बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब देखिए पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, आपके एग्जाम में ये जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, तो आपके एग्जाम में ये हिंदी में ही आएंगे, इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, जो डीएलएड का मैथ होता है टोटली हिंदी में ही होता है, तो आपको हिंदी में भी ये जानना जरूरी है। ओके, तो जो पूर्ववर्ती संख्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, पूछने पर 1 घटा देते हैं। ठीक है, जैसे पूर्ववर्ती संख्या में हम क्या करेंगे कि पूछने पर 1 घटा देंगे। पूछने पर 1 घटा देंगे, कैसे, जैसे पूछ लिया गया यहाँ कि 15 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो 15 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, 1 घटा देंगे। ठीक है, 20 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो बताइए आप 20 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 20 की पूर्ववर्ती संख्या 19 हो जाएगी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ क्लियर हो रहा होगा, आपको ये नोट कर लेने हैं जो आपको नहीं पता है। अब देखिए अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या में क्या करते हैं कि 1 जोड़ देते हैं, +1 कर देते हैं। +1 कैसे करेंगे, जैसे 50 है, ठीक है, 50 में 50 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 50 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 51, +1 कर देंगे। देखिए कितनी बहुत ही जी से क्वेश्चन, अगर आपको पता है, इनका कॉन्सेप्ट पता है कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो आपको फ्री के नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। अब देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम तो सभी को पता होगा, आरोही बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही घटता हुआ क्रम। इसको हम एक छोटी सी ट्रिक से समझेंगे। जैसे हम बोलते हैं आरोही क्रम, आरोही में थोड़ी जो हमारी वॉल्यूम है वो थोड़ा बढ़ करके आ रही है, आरोही। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ध्वनि हमारी बढ़ रही है, तो इससे हम लगा सकते हैं कि आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही एकदम से बहुत ही खिंच के बोला जा रहा है, बहुत ही कम समय में, तो इससे क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि अवरोही यानी घट रही है ध्वनि, घटता हुआ क्रम, आरोही में बढ़ रही है ध्वनि, बढ़ता हुआ क्रम। अगर आप डायरेक्टली भूल जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये वाली ट्रिक है आपको याद करने के लिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, एक बार इसको रब कर देती हूँ। अब देखिए जो ये फॉर्मूला होता है भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको आप कैसे याद रखोगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि इनको जब एग्जाम के टाइम में इनको भूल जाते हैं, तो उसके लिए कैसे याद करोगे आप, जैसे यहाँ पर प्रोसेस होता है ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है भाजक, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य जिसको भाग दिया जाता है, और जो यहाँ पर आता है ये आता है भागफल। ठीक है, और जो यहाँ पर ये बचता है, ये बचता है शेषफल। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, जिससे भाग दिया जाए वो भाजक, जिसको भाग दिया जाए वो भाज्य, और जो भाग देने के बाद है वो भागफल, और ये शेष बच जाता है। और आपको इसका पता होगा, अगर ये वाली चीज निकालते हैं, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम प्लस कर देते हैं, तो क्या होगा, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखिए
ये जो ट्रिक है ये इसी से ही ये वाली ट्रिक, ये फॉर्मूला बना है, इस मेथड से ये वाला बना है कि जब हम उत्तर की जांच करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, भाजक की और शेषफल के गुना करते हैं, प्लस में ये वाला जोड़ देते हैं, तो हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब ट्रिक कैसे बनाते हैं, ट्रिक ऐसे ही तो बनती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता है तो ट्रिक भी बन जाती है। तो ये वाला भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, ये वाला आपका इसका फॉर्मूला हो जाता है। और ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये नोट भी कर लेना है और आपके एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए क्वेश्चन कि दो असमान परिमेय संख्या, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या कितनी परिमेय संख्या होती है, 2, 4, 10 या अनंत। तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जैसे समीकरण वाला चैप्टर है, यहाँ से आपके सभी क्वेश्चन हो गए होंगे जो पहले वाले क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे हमारा सेकंड चैप्टर है व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ना घटाना भाग के संकेतों एवं कोष्ठकों का सरलीकरण। तो आपके एग्जाम में इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बोर्ड मास का जब नियम पढ़ेंगे, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड मास के नियम से ही सोल्व कराए जाते हैं। और ये यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दी थी आप लोगों को। तो देखिए इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपके लिए ये सभी एक छात्र नोट्स बनाए थे यहाँ पर। जैसे कोई समीकरण दे दी जाएगी, समीकरण 1.5y - 7 बराबर 0.5y, इसको हल करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर से आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप इनको इजीली कर लोगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे करते हैं, 1.5y इसको इधर ले आएंगे माइनस में 0.5 बराबर ये क्या हो जाएगा, उधर जा करके ये 7 हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, एक y बच जाएगा, 1.5 में से घटाएंगे तो ये बच जाएगा 7। जो y का मान आया, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 7। तो जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर से आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट चैप्टर है, एक बार इसको रब कर देती हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लिया है, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और निरपेक्ष मान। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या है, जैसे समीकरण होती है, समीकरण के बारे में आपको बताया था। समीकरण का जो x का मान होता है उसमें जो अचर पद होता है उसमें निश्चित मान होता है। ठीक है, और जो सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका के दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों के लिए जो x की वैल्यू होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, तो देखिए समीकरण क्या है, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जैसे यहाँ से क्वेश्चन है, समीकरण 2.8 x बराबर 5.4 x बराबर प्लस x 4.5 प्लस x, इसको सोल्व करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, ये वाली यूनिट है, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको डिस्कस कराया था। इसमें क्या करते हैं, x वाला पद इस साइड ले लेते हैं, 2.8x माइनस x बराबर 5.4 हो जाता है। तो यहाँ पर इसको घटाएंगे, 1.8x आ जाएगा और ये 5.4 रह जाएगा। x से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 5.4 बटे 1.8 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी जो x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू आएगी 3। तो जो ये वाली यूनिट है, यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सर्वसमीका वाली, परिमेय संख्या वाली, प्राकृतिक संख्या वाली,
ठीक है, उनमें से आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और जो इम्पोर्टेंट छोटी छोटी बातें थी वे मैंने आपको पहले बता दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, दोस्तों देखिए, अब थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा तभी आप आगे के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, तो आप इनको नोट कीजिए, काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं कि वर्ग अंतराल क्या है, बारंबारता, टेली चिन्ह और सममाध्यिका का फॉर्मूला और माध्यिका का फॉर्मूला, ये आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो देखिए वर्ग अंतराल क्या होता है कि संख्या की सीमा को वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक है। जो संख्या की सीमा होती है उसको क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल कहते हैं। और बारंबारता या वर्ग अंतराल या वे वर्ग समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 12 है, 12 13 और 14, ठीक है। ये अंक दिए गए होते हैं तो हम इनको एक वर्ग अंतराल में रख लेते हैं कि 10 से और 15 के बीच की जितनी भी संख्या होगी उनको हम एक वर्ग अंतराल में रख लेंगे। तो ये जितनी भी संख्या होगी 10 और 15 के बीच में आ जाएगी। यहाँ पर 10 और 15 का हमने वर्ग अंतराल बना लिया है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे वर्ग अंतराल कहते हैं। आप देखिए बारंबारता के बारे में कि सांख्यिकी में जो संख्या कई बार आती है उसे बारंबारता कहते हैं। जैसे यहाँ पर 12 कितनी बार आ गया, 12 आ गया 2 बार, तो जो बारंबारता होगी 12 की ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। ओके, आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। तो बारंबारता को आप नोट कीजिए कि सांख्यिकी में जो संख्या कई बार आती है उसे बारंबारता कहते हैं और वर्ग अंतराल की संख्या की सीमा को वर्ग अंतराल कहते हैं। अब देखिए टेली चिन्ह, टेली चिन्ह क्या होता है अब इसको जानते हैं, ठीक है। टेली चिन्ह यानी बारंबारता संख्याओं को जब प्रतीक इस प्रतीक के रूप में हम दर्शाते हैं तो उसे टेली चिन्ह कहते हैं। तो वो कैसे होगा, जैसे टेली चिन्ह का जो ये वाला प्रतीक होता है एक डंडा से हम खींच देते हैं, ठीक है। ये बारंबारता पर बेस्ड होती है, जितनी बारंबारता होगी इतनी हम टेली चिन्ह खींचेंगे। यानी यहाँ पर समझिए इसको कि 12 की बारंबारता यहाँ पर 2 है, ठीक है। बारंबारता कितनी हुई, 2 हुई, तो टेली चिन्ह क्या करेंगे 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि जैसे 12 की बारंबारता यहाँ पर 2 हुई तो 2 डंडे खींच दिए हमने, ठीक है। तो ये टेली चिन्ह क्या दर्शाया हमने, 2 डंडे खींच दिए। अगर यहाँ पर बारंबारता 5 होती, ठीक है, जैसे कि 12 5 बार आ गया, 12 12 12 12 5 बार आ गया, तो उसके लिए टेली चिन्ह क्या करेंगे कि 4 डंडे खींचेंगे। 4 डंडे के बाद में हमें टेली चिन्ह का इनको काट देना है, 5वां ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते हैं। अगर बारंबारता किसी की बारंबारता 6 हो गई तो उसको कैसे लिखेंगे हम, उसको ऐसे लिखेंगे कि एक टेली चिन्ह में उसको ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 और फिर एक नेक्स्ट डंडा हम आगे खींच देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये टेली चिन्ह द्वारा हम इसको इस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट हुआ आपको क्लियर हुआ आपको, वर्ग अंतराल समझ आए, बारंबारता समझ आई, टेली चिन्ह समझ आए। अब देखिए माध्यिका, ठीक है। सममाध्यिका आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है कुछ भी सीरीज देके कि इसकी माध्यिका बताइए, ठीक है। फिर हमें उन नंबर को गिनना होता है। अगर वे सभी संख्या सम आती है तो सम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है n + n बटे 2वां पद प्लस n + 2 + 1वां पद सारू के बटे 2, ठीक है। अब देखिए अगर जो वे होगे माध्यिका होगी, अगर वे संख्या विषम होगी यानी 3 5 7 9 ऐसी होगी तो उसके लिए फॉर्मूला होता है माध्यिका निकालने का n + 1 बटे 2वां पद, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको नोट कीजिए, फॉर्मूलों को आप याद रखिए। आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप एक काम कीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनेशन का और फिर बाद में आप इनको समझ के नोट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है, बढ़ा लीजिए। ओके, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।
तो देखिए दोस्तों, अब ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारी चीजें एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक क्या होते हैं और बहुपदीय व्यंजक क्या होता है, आपको इन सभी का पता होना चाहिए। जिसमें एक पद होता है वह एक पदीय व्यंजक, जिसमें दो पद होते हैं वह दो पदीय व्यंजक, और जिसमें दो से अधिक व्यंजक होते हैं, अधिक पद होते हैं, वह है बहुपदीय व्यंजक। कैसे? जैसे इसमें क्या है, इसमें एक पद है 3x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पदीय व्यंजक हो जाएगा। इसमें दो पद है ax प्लस bx, ठीक है। इन दोनों का मान, इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम इसको करें तो इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार होना चाहिए कि zy प्लस za, ठीक है, तो इस प्रकार होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, द्विपदीय व्यंजक हो जाएगा। और देखिए बहुपदीय, जैसे ax प्लस bx प्लस c, ये क्या है, ये बहुपदीय व्यंजक है। आपको समझ आया होगा व्यंजक के बारे में। अब देखिए यहाँ पर सब समीकरण क्या होता है, जिसमें x का मान हमें ज्ञात होता है, वह क्या होते हैं, समीकरण। आप इसको नोट कर लीजिए, समीकरण आ सकता है आपके एग्जाम में जिसमें x का मान ज्ञात हो, जिसमें चर पद, ठीक है, चर पद, जिसमें चर पद x का मान ज्ञात हो, वो क्या होगा, वह होगी समीकरण। जिसमें चर पद x का मान ज्ञात हो, वो हो जाएगा समीकरण। और सब समीकरण क्या हो जाएगी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, x के मान के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होगी, तो वह क्या होगा, वह होगा सब समीकरण। और देखिए समीकरण होती है जैसे 3x प्लस 5 बराबर 0, इसमें दो पक्ष हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। जिसको नहीं दिख रहा है वो मेरी बातों पे फोकस कीजिए, मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ, जो समीकरण होती है उसमें दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और एक ही चर पद होता है। चर पद यानी आप पहले चर और अचर को समझ लीजिए एक बार। चर होते हैं जैसे x, यहाँ पर समझते हैं हम छोटे बॉक्स में, जैसे x y z, ठीक है, चर पद ये होते हैं। और अचर पद होते हैं, ये हो गए चर, और अचर हो गए संख्यात्मक मान, जैसे 1 2 4 10, ठीक है। जो अचर पद हो गए ये संख्यात्मक मान हो गए, इनका निश्चित मान होगा। और जो अचर पद हो, जैसे a b c d x y, x का मान कुछ भी आ सकता है, 2 4 6 8 10, y का मान कुछ भी आ सकता है, इनका मान निश्चित नहीं होता, तो ये हो जाएगा चर पद। और अचर पद हो जाएंगे जो संख्यात्मक मान होते हैं, इनको हम अचर पद बोलते हैं। तो रेखीय समीकरण पढ़ रहे थे, रेखीय समीकरण यानी जिसमें चर पद की सबसे बड़ी घात 1 हो और एक ही उसमें चर पद दिया गया हो, यानी जैसे 2x प्लस 3x बराबर, यहाँ पर 0 दे दिया गया, ठीक है, तो ऐसे दे दिया गया, इसमें x की घात 1 है और एक ही चर पद है। अगर हम इसको ऐसा कर देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 0, तो यह रेखीय समीकरण नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दूसरा चर पद दिया गया है y, लेकिन सभी में या तो x हो, या सभी में y हो, या सभी में z हो, तो इस प्रकार होना चाहिए। यह रेखीय समीकरण नहीं होगी, यह रेखीय समीकरण हो जाएगी। रेखीय समीकरण का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। रेखीय समीकरण क्या होते हैं, समीकरण, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय व्यंजक, इन सभी को आपको समझ में आया होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, और ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर सजातीय व्यंजक, ठीक है। सजातीय व्यंजक और विजातीय व्यंजक काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में ये आया था यहाँ से। सजातीय व्यंजक क्या होते हैं, सजातीय व्यंजक और विजातीय व्यंजक, ठीक है। सजातीय व्यंजक क्या हो गए और विजातीय व्यंजक क्या हो गए, ये आपके एग्जाम में यहाँ पर आता है, जिसमें एक चर हो। सजातीय व्यंजक क्या हो गए, जिसमें केवल एक चर हो, जिसमें केवल एक चर हो, वो कैसे होगा भी समझाऊंगी, जिसमें अलग अलग चर हो। विजातीय होगा जिसमें अलग अलग चर हो। देखिए आप इनसे बिल्कुल भी आपको बोर नहीं होना है कि हम बोर हो गए और हम पढ़ते नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है अब आगे, आप ऐसा मत कीजिएगा,
क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट आपके लिए सभी एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट भी है और आपका टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए अब टाइम इतना नहीं रह गया है कि आप आलस करिए और पढ़ना छोड़े, इससे आपका ही लॉस हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये सभी मेहनत आपके लिए ही की गई है। तो सजातीय व्यंजक क्या होता है और विजातीय व्यंजक, तो जिसमें केवल एक चर पद होता है वो क्या होता है, सजातीय व्यंजक। अभी मैंने आपको बताया था जैसे 2x + 3x, तो ये क्या हो जाएगा, चर पद के बारे में बताया था, इसमें x है इसमें भी x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये चर पद हो जाएगा। और जिसमें अलग अलग चर पद हो, यानी यहाँ पर 3y लिख देते हैं, 4z लिख देते हैं, तो ये अलग अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा विजातीय व्यंजक। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सजातीय व्यंजक। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन आ गया 2 की पावर x + 1 बराबर 16। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान बताना है, x बराबर ज्ञात करना है। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको आता है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगी। अगर जिससे नहीं हुआ है तो वो भी मुझे बता दे कमेंट बॉक्स में कि ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाया है। ऑनलाइन अब देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आपको भी करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किस घात का व्यंजक जो सबसे बड़ी घात होती है। अभी एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर मैं आपको इसको क्वेश्चन को बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए हम ऐसा निकालेंगे, सॉरी हम यहाँ पर मैसा निकालेंगे 5x² 25x³ और 125x का हमें मैसा निकालना है। देखिए इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं जो जिनमें x y z ये सभी चीजें दी गई होती है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसको समझिए कि इसमें हमें 125x इसका हमें मैसे निकालना है, तो हम इसको निकाल लेंगे गुणनखंड विधि से। इसको पहले लिखेंगे 5x², इसको क्या लिखेंगे 5 × x × x। ठीक है, इसको लिखेंगे 25x³ को क्या लिखेंगे 5 × 5 × x³ बार गुना x × x × x। इसको क्या लिखेंगे 125x को 5 × 5 × 5 × x। तो देखिए हमें इसमें कॉमन फैक्टर लेने होंगे, इनको क्वेश्चन में हमें कॉमन फैक्टर लेने होंगे। कॉमन फैक्टर यानी इसमें क्या है, 1 5 कॉमन है। ठीक है, इसमें 1 5 कॉमन है और x कॉमन है। यहाँ पर क्या है, 1 x कॉमन है, तो हमें मिनिमम घात लेनी है यहाँ पर। तो जो इसका मैसा हो जाएगा ये हो जाएगा 5x। ऑलराइट, जो इसका मैसा क्या हो जाएगा, इसका मैसा हो जाएगा 5x। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कोई संख्या दे दी गई 0.25। ठीक है, इसका हमें पॉइंट हटाना है। और एक यहाँ पर है कि 0.49 इसके ऊपर बार। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करते हैं, पॉइंट हटाने के लिए जहाँ पर पॉइंट लगा है, जैसे यहाँ पर इसमें 2.5 है, तो इसे क्या कर देंगे, पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के नीचे एक डंडा खींच के जितने अंक होंगे इतने हम 0 लगा देंगे। अगर यहाँ पर इसके ऊपर बार दिया गया होता है 0.49, तो इसकी दशमलव हम कैसे हटाते हैं, इसे क्या करेंगे 4 लिखकर जहाँ पर ये पॉइंट दिया गया होता है और इससे आगे जितने भी अंक होते हैं उनमें हम उतने अंक से 9 के हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1 2 तो 2 बार हम ये लिख देंगे यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। जैसे 2:4 समानुपात 6:x। तो इस ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, जो ये बाहरी पद हो गए, यहाँ पर आपको एक एक टाइप का क्वेश्चन बताया जा रहा है। जो बाहरी पद हो गए इनका गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल, यानी 2x बराबर हो जाएगा 4 गुना, ये हो जाएगा। इन दोनों का बाहरी गुणनफल कर देंगे और इन दोनों का हम आंतरिक गुणनफल इसमें कर देंगे। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, हमने माध्य का समझा, बारंबार समझा और वर्ग अंतराल समझा, टेलीचिन्ह समझा। अब देखते हैं समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य, ठीक है,
समांतर माध्य हम निकालेंगे जैसे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 1 1 2 3 4। ठीक है, इसका हमें समांतर माध्य बताना है, तो इसमें कैसे करेंगे 1 + 2 + 3 बटे 4, सॉरी 3 + 4, कुल पदों का योग 3 और 3 4 4 10 और बटे 4, तो ये ऐसे हो जाएगा 10 बटे 4 यानी 5 बटे 2, जिसका समांतर माध्य आ जाएगा ये 5 बटे 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा, अगर समांतर माध्य ज्ञात करना पड़े आपके एग्जाम में आ जाए कि समांतर माध्य बताना, आपको कोई सीरीज दे दी जाएगी तो उसमें यही करना है कि कुल पदों का योग बटे संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गुणनखंड करने हैं। ठीक है, गुणनखंड हम अब कैसे करेंगे वो समझना है आपको। गुणनखंड x³ y माइनस xy की पावर का हमें इसका गुणनखंड करना है, यानी इसका हमें फैक्टर करना है। तो इसके फैक्टर के लिए क्या करना है, आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप यकीन मानिए, तो इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बैग तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो इसका हम क्या करते हैं, इसमें एक्स वाई दोनों में कॉमन है, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई कॉमन ले लिया, x² माइनस y² यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, इससे आगे क्या करेंगे, एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, ये फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस b² का, तो इसको फॉर्मूला खोल लेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, उस टाइप से खोलेंगे। यहाँ पर हम एक्स वाई रखेंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे अब सबसे ज्यादा। पहले तो हमने इनकी प्रैक्टिस की है, इनको समझा है कि कौन से चैप्टर से छोटी छोटी बातें किस टाइप से आपके एग्जाम में आ सकती है। अब देखिए नेक्स्ट है x माइनस 7 और x प्लस 8, इसके हमें क्या करने हैं, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ये, आपको एक बार आप इनका रिवीजन कर लीजिए, अगर आप देख लेंगे तो आपको याद भी ये हो जाएंगे, अगर आपको कहीं इसमें डाउट होगा तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके देखते हैं हम। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं, इसको सोल्व करना है, इसको सरल करना है, तो कैसे करेंगे, x की गुना x में और x की गुना फिर 8 में, 7 की गुना x में और -7 की गुना फिर 8 में, ऐसे करेंगे इसको। तो x² हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा, फिर इसकी इसमें गुना करेंगे माइनस का 7x हो जाएगा और इसकी में गुना करेंगे माइनस का 56 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, x² इसमें से घटाएंगे प्लस x और माइनस 56, इसका आंसर आ जाता है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा। अगर कोई भी मान लिया इसमें इसकी जगह x की जगह y या 7 की जगह ये कोई भी 10 12 15 16 आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि x की गुना एक बार इस पद में इस पद में करेंगे, फिर जो यहाँ पर होगा इसकी गुना एक बार इस पद में और इसके बाद में अगले पद में करेंगे। तो अब देखिए बोर्ड मास नियम का, ये जो मतलब समीकरण वाले क्वेश्चन होते हैं तो ये आपको बोर्ड मास से करने होता है, और बोर्ड मास का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, BODMAS, बी से ब्रैकेट बन जाएगा यानी कोष्टक, फिर ओ का क्या हो जाएगा, ये ओप हो जाएगा यानी का, यहाँ पर गुना होती है, डी का क्या मतलब होता है, भाग करना होता है, डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई यानी गुना, ए से एडिशन यानी जोड़ और सब्ट्रैक्शन यानी घटा। तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना होता है, फिर उसमें का होता है, का को सोल्व करना होता है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर इसमें आपको घटाना होता है। तो ये बोर्ड मास का नियम होता है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप या तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या इनको एक बार रिवाइज कीजिए या आप इनको नोटबुक में नोट कर लीजिए। जैसे a प्लस बी की क्यूब का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी की 3 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा,
ए की 3 प्लस बी की 3 माइनस 3ab और a प्लस बी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए जैसे ये वाला फॉर्मूला था, ये इन्हीं पर बेस्ड था कहीं ना कहीं। जैसे ये हो जाएगा ए स्क्वायर है, ए की जगह यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसको सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 में आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख लेंगे, आप 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अगर आप याद होगा तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, अब जो आगे कौन सा क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, वे आपके काफी इंपॉर्टेंट है। उनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आपने अभी तक कोई मिस किया है तो ये तो सभी आसान थे, और जो सबसे ज्यादा हार्ड है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वे अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर आपको इसको मैं एक्सप्लेन करके इसको समझा दूंगी। क्षेत्रफल तल का वह भाग जो एक आकृति की सीमाओं के अंदर घिरा होता है। क्षेत्रफल क्या होता है कि किसी भी तल का वह भाग जो सीमाओं के अंदर घिरा होता है, जो सीमाओं के अंदर घिरा होता है, ठीक है, घिरा होता है, क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए त्रिभुज का वर्ग का इन जो भुजाओं के अंदर जो ये तल घिरा हुआ होता है, ये तल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, जो ये अंदर का जितना भी तल होगा इसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। आपको ये नोट कर लेना है कि क्षेत्रफल क्या होता है। और देखिए यहाँ पर हम महत्वपूर्ण कुछ सूत्र लिखेंगे जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे देगा, अगर आपको सूत्र पता है तो आप सूत्र में उनका वैल्यू पुट करके आंसर को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, हम क्षेत्रफल से रिलेटेड ये सभी यहाँ पर लिखेंगे और आपको इनको प्रैक्टिस भी करनी है। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये वाले सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप वहां से उसको नोट कर सकते हैं। और एक बार देखने से आपको इन सभी का रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर है, यहाँ पर साइड यानी भुजा स्क्वायर है। सीधे साधे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं है, इसका क्षेत्रफल बताना है। यानी यहाँ पर आप मान रखेंगे और उसका क्षेत्रफल बताने के लिए आपको √3/4 साइड स्क्वायर में मान रख देंगे, क्षेत्रफल आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आयत का क्या क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। जिसको नहीं दिख रहा है जो मैं बोल रही है आप सुन करके नोट कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, 1/2 गुना लंब गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बेस गुना हाइट। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसमें, πr²। ठीक है, तो ये तो वे क्षेत्रफल के सभी फॉर्मूले, वर्ग का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, ये चतुर्भुज का यहाँ पर जो सिंबल लगाया गया है ये बेस गुना हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा और इसके विकर्णों का क्षेत्रफल के अगर हम बात करें जो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, उसमें 2 विकर्ण दिए गए होंगे आपको, तो उसमें क्या करना है, 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल आपको उसमें ये करना होगा। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज का यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा। और देखिए समांतर चतुर्भुज का ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, अब हम बात करेंगे
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना विकर्ण b गुना b2, यानी विकर्णों का गुणनफल पहले विकर्ण और दूसरे विकर्णों का यहाँ पर गुणनफल हम कर देंगे। अब समलंब का क्षेत्रफल देखिए, समलंब का क्या क्षेत्रफल होगा, समलंब चतुर्भुज का 1/2 a प्लस b इंटू h हो जाएगा। और विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्र